वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। अभी तक हमने 1916 तक जो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय रहे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूँगा 1916 से लेकर के 1947 तक जो भी गवर्नर जनरल रहे, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा, 3-4 जो भी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से रिलेटेड होंगे। लास्ट जो हमने 1916 तक लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद जो डिस्कस किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड 1910 से 1916 तक रहे थे, जिसमें 1911 को राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की गई थी, स्थानांतरित की गई थी, और जॉर्ज पंचम की यात्रा 1911 में हुई, जिसमें जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। बात आती है 1916 से लेकर के 1921 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहे। इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की। वैसे जो होम रूल लीग का जो आइडिया था ये एनी बेसेंट जी का था, आयरलैंड के होम रूल लीग से। बात की जाए 1916 में, लेकिन किसी कारणवश इन्हें होम रूल लीग चलाने की परमिशन नहीं मिली थी, तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग अप्रैल में शुरू हो गया, और जो एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग शुरू हुआ ये सितंबर मंथ में शुरू हुआ। इनका जो मुख्यालय था ये अडयार में था, और जॉर्ज अरुंडेल भी इससे जुड़े थे। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता इस वक्त अंबिका चरण मजूमदार ने की। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें दो प्रमुख कार्य हुए, एक तो नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ, और एक INC और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन। इसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम 1916 में इसी समय खोला, और इसी दौरान 3 जो इम्पोर्टेंट सत्याग्रह हुए, 1917 में पहले चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुए। 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा, अगेन इम्पोर्टेंट, 20 अगस्त 1916 को हुई थी। 20 अगस्त 1916 को घोषणा की गई। क्यों की गई थी कि इस दौरान जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ, भारत की सहायता लेने के लिए मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की थी कि डोमिनियन स्टेटस की बात की जाए। ये घोषणा के बारे में मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन सी मुख्य इवेंट्स हुए। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग व खिलाफत मूवमेंट भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई, और सैडलर कमीशन की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई, और बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी इन्हीं के ही कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक का कार्यकाल लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है। इसकी जो सबसे प्रमुख घटना है चौरी चौरा की घटना, जो 5 फरवरी 1922 को हुई, जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन
निरस्त व स्थगित कर दिया। और इन्हीं के कार्यकाल में केरल में मोपला विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार एग्जामिनेशन में। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती हुई, 1925 की ये घटना है। और इन्हीं के समय 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद कार्यकाल आता है लॉर्ड इरविन का। 1926 से 1931 तक का कार्यकाल लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा। इन्हीं के कार्यकाल में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में कर दिया गया था। अगर बात की जाए तो गठन का जो क्या कारण था, 1919 का जो एक्ट पास हुआ था, इसकी चर्चा करने के लिए कि क्या इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिशर्स ने अपना लक्ष्य रखा था, क्या वो उस लक्ष्य की ओर निरंतरता के साथ बढ़ रहे हैं, क्या उस डायरेक्शन में वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद इसका फिर से मंथन किया जाएगा कि क्या ब्रिटिशर्स की पॉलिसी सही दिशा में सही डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन ये 10 साल से पहले ही 1927 में इसका गठन कर दिया गया और 1928 में ये भारत आए। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट और 1927 में हार्टोग बटलर समिति का गठन भी इन्हीं के कार्यकाल में किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में सैंडर्स की हत्या की गई। दिल्ली विधानसभा में बम फेंका गया 1929 में। जतिन दास जी की मृत्यु हुई 1929 में ही उनकी मृत्यु हुई। दीपावली की घोषणा की गई 1929 में। प्रथम गोलमेज का बहिष्कार 1930, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम गोलमेज का बहिष्कार किया गया 1930 में। और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ये जो इवेंट्स है और ये जो टाइम पीरियड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। इवन इसमें कई बार माइन्यूटली भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, बहुत ही माइन्यूटली पूछी गई है। पिछली बार भी बिल्कुल माइन्यूटली पूछा था कि ये जो मैंने यहाँ पर एक्ट की बात की थी कि कौन सा रॉलेट एक्ट पहले आया या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऐसे में जो मार्च अप्रैल तक के इवेंट का डिस्कस किया गया है, तो ये जो पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो ये वाला पार्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। बात आती है 1931 से 1936 तक। इस दौरान कार्यकाल रहा लॉर्ड विलिंगडन का। लॉर्ड विलिंगडन के समय में फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरू हुआ, लेकिन ये असफल रहा। इसी के समय 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया गया। सांप्रदायिक घोषणा 1932, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पुनः पैक्ट हुआ गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ। गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन रखा था। इसी के लिए फिर गांधी जी के साथ पुनः समझौता हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और जयप्रकाश नारायण जी द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में इन्हीं के कार्यकाल में किया गया और भारत से बर्मा को पृथक कर दिया गया 1935 में। 1935 में बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया। इसके बाद टाइम पीरियड आता है 1936 से 1944, लॉर्ड लिनलिथगो। इनके समय में प्रथम आम चुनाव हुए 1936-37 में। कांग्रेस पार्टी को उसमें बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी तो नहीं थी उस दौरान, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ। लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, इस दौरान ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती भारतवर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने के लिए मजबूर किया था। तो ऐसे में ये जो चुनाव हुए ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए। 1938 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बने। 1939 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। ये सभी लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में हुए। अगस्त प्रस्ताव 1940 और 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन और 1942 में क्रिप्स मिशन इन्हीं के कार्यकाल में भारत आया। अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट जो टाइम पीरियड रहा 1944 से 1947 तक, लॉर्ड वेवेल, इनके कार्यकाल के दौरान CR फार्मूला, इसमें मुस्लिम लीग से समर्थन पाने के लिए CR फार्मूला अपनाया गया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। बेबल योजना इन्हीं के कार्यकाल में हुई 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध भी 1945 में इन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन प्लान 1846 भारत आया, जिसमें भारतवर्ष में नए संविधान को बनाने के लिए समिति का गठन हुआ। इसी कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जी ने 20 जनवरी 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की। कहने का मतलब क्या है कि इस वक्त उन्होंने कहा कि कब तक हम लोग भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जी थे। लास्ट जो गवर्नर जनरल रहे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1947 1948 इन्होंने ही 3 जून घोषणा की और रेडक्लिफ आयोग का भी इन्होंने गठन किया। भारतवर्ष 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। और इसी के साथ ही हमारे ये गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, ये जो टाइम पीरियड था 1757 टू 1947-48 यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से शुरुआत में 1757 से गवर्नर बनाए गए। रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाएगी। 1773 में गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भी पोस्ट चेंज हुई। 1828 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। 1857 में लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 से 62 तक का इनका कार्यकाल रहा, ये भारत के वाइसरॉय के रूप में रहा। और अंतिम वाइसरॉय जो ब्रिटिशर्स थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर अंतिम वाइसरॉय और भारत के पहले गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बने सी राजगोपालाचारी बने। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार फिर से मैं इसको कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा और साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ कालक्रम सामाजिक सुधार आंदोलन के। अगर टाइम अधिक बचता है तो तब मैं INC के जितने कर भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं, किसने अध्यक्षता की और क्या इसमें डिसीजन लिया, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इन सब के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।